5% ज्यादा वोट प्राप्त की हुई बीजेपी टीएमसी से 125 सीटें ज्यादा ले आती। अब लगता है कि आसाम के अंदर कांग्रेस मुस्लिम लीग बनती चली जा रही है। इस व्यंग को मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि 30% पे इस बार 70% हावी होते हुए दिख रहा है। ऐसा बर्रे का छत्ता है जिसमें कोई पार्टी हाथ नहीं डालना चाह कोई रही तो है। हाथ डालेगी, इसको तुष्टीकरण कहेंगे। नहीं, तुष्टीकरण। साथियों, जिस तरह से 5 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और चुनाव के अंदर एक बहुत बेसिक सा पॉइंट जो अक्सर चुनाव होते हैं तो डिस्कशन का बिंदु बनता है भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर के कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बढ़िया है या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन बढ़िया है। इसलिए बात की जाती है क्योंकि जब आप बंगाल के स्टेट्स को उठा के देखते हैं तो समझते हैं कि 7% 5% ज्यादा वोट प्राप्त की हुई बीजेपी टीएमसी से 125 सीटें ज्यादा ले आती है। ये बड़ा ही विचित्र संयोग होता है और अक्सर आप नुक्कड़ चौराहों पर डिस्कशन करते पा जाएंगे कि अजी साहब खेला हो गया, 1-8% से खेला हो गया। बहुत बार ऐसा भी पाएंगे जैसे पिछले चुनावों में मायावती जी के साथ हुआ कि उत्तर प्रदेश के 20% वोट उनके साथ थे, सीट एक भी नहीं थी। तो ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना रहता है हमारी तरह की पॉलिटिक्स में, जहां पर वोट देकर के आप अपनी पसंद के राजनेता को ज्यादा मत देकर के विजय बनाते हैं। आज के सत्र में हम उन विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है और परसेंटेज के हिसाब से होते परिवर्तन को देखा है। कैसे 7% वोट शेयर बढ़ाकर बीजेपी बंगाल के अंदर 129 सीटें बढ़ा जाती है। 129 सीटें 7% में बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसीलिए आज हम इस बात को हल्का सा शुरुआत में डिकोड करते हैं, परसेंटेज का गणित क्या है। सर, इस परसेंटेज के गणित को थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ये वही आपने कहा ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो सिस्टम है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुन लिया जाएगा। ये जो सिस्टम है ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन ये फ्लॉड सिस्टम है। इसमें क्या है, अब आपको सबसे रैंडम बात उसमें हम आपको बताएं, सबसे दिलचस्प बात कि एक बेसिक पैमाना तय किया गया है कि अगर टोटल पोल्ड वोट का 10% वोट आपको नहीं मिला तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है इस सिस्टम में कि आपकी जमानत जब्त हो जाए और आप चुनाव जीत जाए। ये बहुत संभव है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। मान लीजिए खड़े हो जाएं 5-5% वोट में 6% वाला जीत जाएगा। 10 अगर 1.5 लाख वोट पड़ा तो 15,000 चाहिए आपको जमानत बचाने के लिए, और 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 12,000 ही वोट है, आप एमएलए हो गए। तो ये फ्लॉड, इस सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में क्या इसका फ्लॉड होता है। इसमें ये गड़बड़ी दूसरी ये है कि आप एक वोट से जीते हैं। गड़बड़ी का मतलब आप एक वोट से जीते हैं या 1 लाख वोट से जीते हैं, एक ही सीट मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 लाख वोट से जीते तो अब आपकी जीत को कुछ ज्यादा महत्व मिलेगा। जैसे बाई इलेक्शन अभी हुआ बारामती सीट पर, जहां सुनेत्रा पवार 2,18,000 वोट से जीती हैं और जो उनका नेक्स्ट राइवल है उसको 700 से कम वोट आया है। 2,18,000 वर्सेस 700 वोट। 22 लोग कैंडिडेट थे, निर्दलीय थे सारे, पार्टी नहीं लड़ी। चूंकि एक विधवा है अजीत पवार की तो उनको समर्थन करना है, तो तब भी एक ही एमएलए है। 2,18,000 वोट से जीते तब भी एक ही एमएलए है, और 1 वोट से जीतेंगे तब भी एक ही एमएलए है। तो ये होता है गणित उसका परसेंटेज का। दोनों अभी के दोनों एग्जाम्पल आप देखिए, 28-29% वोट है कांग्रेस पार्टी को असम में, और उसको सीटें हैं सिर्फ 18-19। टोटल गठबंधन अगर आप उसमें 3% वोट उसका भी जोड़ लीजिए जो बदरुद्दीन अजमल को मिला है, आप उसमें रायजोर दल का भी वोट जोड़ लीजिए, उनको लुरिनजोत गोगोई की पार्टी का भी वोट जोड़ लीजिए, तब 30-32% का वोट है। उनके पास सीटें कितनी है? उनके पास सीटें सिर्फ 23-24 सबको मिला करके हो रही, और दूसरी तरफ 45% के करीब वोट है और 102 सीटें हैं। तो अब क्या वोट का परसेंटेज का तो अंतर ज्यादा नहीं है। इसमें आप जब इसको डिकोड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोकराझार के इलाके में या धुबरी के इलाके में, जो लोअर आसाम का इलाका है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां कांग्रेस 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार वोट से जीती हुई। तो वोट परसेंटेज तो बढ़ जाएगा आपका, लेकिन सीटें आपकी नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात होती है, लिस्ट सिस्टम भी जिसको कई जगह कहते हैं कि आप पार्टी चुनाव लड़े, कैंडिडेट नहीं हो, पार्टी चुनाव लड़े और जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिले उतने परसेंट सीटें उसको एलोकेट कर दी जाए, और ताकि वो फिर अपने हिसाब से वो एक लिस्ट जारी कर देता है कि हमारी ये लिस्ट हमारी लिस्ट है, हमको अगर 20% वोट आता है और हमको 20% सीटें मिलेंगी तो हम इन 20 लोगों को असेंबली में या लोकसभा में भेजेंगे। ये जो सर बता रहे हैं ये तरीका इजराइल की जो संसद है, जैसे नेसेट कहते हैं, वहां होता है। वहां 120 सांसद चुने जाते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और पार्टियों को वोट दिया जाता है कि इतना % वोट मिला तो इतने सांसद इस पार्टी को वहां पर रिप्रेजेंटेटिव तरीके से मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ पड़ोस में नेपाल में इसका एक मिक्स्ड मॉडल जो जिसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं, महिलाओं को नहीं ऐसे भी पार्टियों को वोट भी अलॉट होते हैं। वहाँ 200
65 की शायद हमको लगता है उनकी संसद है, जिसमें 150 के करीब सीटों पर चुनाव होता है और बाकी सीटों के लिए वोट अलॉट होते हैं। उस वोट से पार्टियां अपना रिप्रेजेंटेटिव तय करती हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं मिला और दूसरे जो कमजोर तबके हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उसको देने के लिए नेपाल में ये दोनों का हाइब्रिड मॉडल चलता है कि कुछ सीटों पर चुनाव होगा, डायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन होगा और कुछ सीटों पर पार्टी को वोट अलॉट हो जाए, मतलब उस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उतनी सीटें अलॉट हो जाएंगी। ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, इस सिस्टम में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन इससे रिप्रेजेंटेशन बेटर सुनिश्चित होता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन बेटर होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ये समस्या आती है कि किसी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिल जाए और उसको सीटें नहीं जीत सके। आप दो फ्लॉ हम आपको बताते हैं। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जब हारी थी, उनको पॉपुलर वोट ज्यादा मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, और इसके बावजूद वो चुनाव हार गई क्योंकि रिप्रेजेंटेशंस का मामला है। कैलिफोर्निया बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ बहुत ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे उनके नंबर सीमित है, उतने ही नंबर्स में होंगे। तो ये अमेरिका में हुआ था, ये 16 वाले चुनाव में जब हिलरी क्लिंटन हारी थी। और अभी लास्ट इलेक्शन में हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी को %.5 वोट ज्यादा मिला था कांग्रेस, और इसके बावजूद सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली, तो सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो ये दो, हर सिस्टम में जिस भी आप इलेक्टोरल सिस्टम में जाइएगा, कुछ फ्लॉड है उसमें, कुछ अच्छी चीजें हैं उसमें। हमको क्या क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, जो हो तो बेटर होगा। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बातें होती भी हैं, बहुत बार चुनाव आयोग इन पर विचार भी करवाता है। और ये जो परसेंटेज वाली जो सर बात कर रहे हैं, परसेंटेज का बढ़ना कैसे होता है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे सर ने अभी उदाहरण दिया पवार साहब के, जो उनकी धर्मपत्नी जो लड़ी चुनाव के लेकर के, कि 2.5 लाख वोट लेकर के वो लगभग 2.25 लाख से अधिक मतों से वो विजयी हो गई हैं। जब आप वोट जीतने वाली पार्टी के काउंट करेंगे तो वो 2.5 लाख भी एक नंबर है जो काउंट होगा, यानी कि टोटल वोट काउंट किया गया तो विजेताओं को इतने अधिक वोट मिले। तो विजेताओं को मिले परसेंटेज में वो नंबर जब मार्जिन वाला ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो परसेंटेज में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसी जगह होती हैं जहां मार्जिन बहुत कम है, और उन कम मार्जिन की जगह जब आप परसेंटेज जोड़ेंगे तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो पोल वाइज जब आप चलते हैं, सीट वाइज जब चलते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें सामना करनी पड़ती हैं। सर, राष्ट्रपति का जब, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं और जब राज्यसभा सांसद का चुनाव करते हैं तो एक और प्रक्रिया फॉलो करते हैं कि साहब सबसे पहले आप प्रायोरिटी लिखते चले जाइए और उस तरह की वोटिंग करते चले जाएं। क्या आपको लगता है कि भारत में इतनी अभी चुनाव के अंदर सुधार की गुंजाइश है कि लोग उस वाले मत पद्धति की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं, चुनाव की तो बहुत सारी है, और जिस तरीके से आपने आम आदमी को समझाया कि वोट प्रतिशत का क्या है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और क्लियरिटी करें, चूंकि आप एक टीचर भी हैं, बच्चों को समझाते हैं। वोट परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो ओवरऑल पूरी सीट का निकाला जाता है, एक स्टेट का, और कैंडिडेट जीतता है एक सीट से। ठीक है। तो मान लीजिए कभी हमारे 10 कैंडिडेट जीत कर आए 10 लाख, अब पूरे स्टेट में 60 लाख वोट पड़ा, तो उस 60 लाख में 10 लाख का कितना परसेंटेज लगता है, उस हिसाब से पार्टी को दे दिया जाता है। ये क्लियरिटी रहे तो समझ में आता है कि वोट परसेंटेज आदि कैसे निकालना है। लोगों को लग रहा है कि भाई है, तो उसी तरह से बंगाल में जो आपने कहा कि 10% वोट का जो डिफरेंस रहा पिछले चुनाव में, उसमें से आप 10% जो डिफरेंस था उसमें से 8% बेकार वोट थे, हम लोग कहते हैं डेड वोट था इसका। तो जो डिफरेंस आप देखिएगा कि बीजेपी और उनके अंदर में हो गया, तो 2 से 2.5% का रह गया। चूंकि उनके जो कैंडिडेट जीते थे तो करीब 22 ऐसे कैंडिडेट थे जो 50, 60, 70, 80 हजार से जीते थे। वो वोट परसेंटेज को ओवरऑल जब जोड़ा गया तो वोट परसेंटेज को इंक्रीज कर गया, तो 8% हो गया। तो इतना बड़ा गैप नहीं था। बीजेपी ने जो मुझे लगता है कि अपने रणनीति में बनाया होगा तो ये बनाया होगा। लोगों ने कहा कि भाई पिछली बार 60 लाख वोट से तुड़मुड़ जीती थी बीजेपी से एक्स्ट्रा वोट लाकर, 68 हजार का SIR में कट गया। तो जैसे 68 लाख SIR में से कटा, तो उसी समय यदि पिछले वोट के परसेंटेज को देखें तो बीजेपी इंक्रीज कर गई वोट के ऊपर में, टीएमसी से ज्यादा उसका वोट परसेंटेज हो गया। तो पहले एक बार एक जीत उसने कराया, तो वोट परसेंटेज का जो गणित है, मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग 3 आदमी मिलकर इसको समझाने में किसी भी स्टूडेंट के लिए हम लोग काफी हैं। जहां तक कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, हम वही कहना चाह रहे हैं कि जो
अब ये जो टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग पहले मनोज जी हम लोग अलग अलग चैनल्स पर इस बात की चर्चा कर चुके हैं, तो वो जहां 80,000 वोट से तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, तो बीजेपी ने छोड़ दिया कि इसको छोड़ देंगे, दिस इज नॉट माय लेवल ऑफ, हाँ वो नहीं है, वहां उसको हम नहीं भर सकते। जो भाई उसमें जो है 1 वोट से भी जीत सकते हैं, 80,000 में से 79,999 तो आपका डेडी वोटर हुआ ना भाई, उतना सा मार्जिन बढ़ा आपका। हम स्टूडेंट्स को कई बार बोलते हैं कि भैया तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्शन तुम्हारा 50% से ऊपर हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जो तुम्हारी तैयारी का लगभग 1 महीना खा जा रहा है, छोड़ दो उसे, क्योंकि सिलेक्शन 50% पे हो जा रहा है। एग्जैक्टली ये वो तरीका है जो यही तरीका तो बीजेपी ने अपनाया वहां कि मुर्शिदाबाद में पिछली बार 22 सीटों में सिर्फ 2 जीते थे, तो अभी इस बार तो 9, इस बार तो कुछ ठीक परफॉर्मेंस कर दिया बीजेपी ने, चूंकि वहां वोट बहुत कट गए थे। लेकिन वो है कि हम मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम, क्या जरूरत है इसमें संथाल परगना, 24 परगना, उत्तर नहीं दक्षिण 24 परगना, तो क्यों दिमाग लगाना है? यहाँ इतना वोट आ रहा है, 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी, मुर्शिदाबाद में तो 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, क्यों दिमाग लगाना है? छोड़ दो उसको, और बाकी जो कंसोलिडेट करो 215-20 सीटों के आसपास, जहां अपनी ताकत लगाओ, एनर्जी लगाओ, और फिर वहां से चुनाव जीत जाएंगे हम। तो ये परसेंटेज का ये फायदा होता है, पार्टियां जो तैयार करके ग्राउंड वर्क करके लड़ती हैं, उसमें हम लोग भी ये कहते थे कि ममता बनर्जी 100% को टारगेट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी 70% को टारगेट करती है, तो 70% में से 70% वोट कैसे ले आएगी? 70% में से 70% मिलेगा तभी तो आपको 48-49% वोट होगा, ताकि आपका विनिंग मार्जिन बढ़े। तो उसके लिए जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, और कि हिंदू जो नैरेटिव बना, जो सेंट्रल नैरेटिव बना हिंदुत्व का, वो काम कर गया उनके लिए। उनको 70 में से 70 मिल गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और उन्होंने 100% टारगेट किया, उनको भी 41% वोट आया है। लेकिन अब फिर वही जो आसाम वाली बात है, जब आप थोड़ा आसाम वाली पे एक्स्ट्रा में, अगला सवाल मेरा वही था कि आसाम में कांग्रेस का जो नया, मतलब एक अभी सोशल मीडिया पे बड़ा ट्वीट वायरल हो रहा है कि अब लगता है कि आसाम के अंदर कांग्रेस मुस्लिम लीग बनती चली जा रही है। इस व्यंग को मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखो, दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया आसाम से। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया। नहीं, वो तो सिंपल बात है कि उसके 18-19 एमएलए जीते हैं, जिसमें से 18 मुस्लिम हैं, तो वो इसकी वजह से कहा जा रहा है। लेकिन बंगाल का भी 2 जीते हैं, दोनों मुसलमान हैं। तो ये एक बड़े नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है। इसको तुष्टीकरण कहेंगे? नहीं, तुष्टीकरण तो ओवरऑल पॉलिसी के लेवल पर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर समझाने के लिए मुस्लिम वोट अगर ये समझ रहा है कि मेरे लिए केवल कांग्रेस है, जबकि वेलफेयर स्कीम्स जिस भी दल की होती हैं, सबका लाभ सभी नागरिकों को मिलता है, तो ऐसे में एक पार्टी विशेष में अपना भविष्य देखते हुए चलना, और या पार्टी उस वर्ग को यह समझाने में कामयाब रहे कि मैं ही हूं तुम्हारी जो ध्यान रख पाऊंगी, यही प्रक्रिया। क्योंकि तुष्टीकरण की व्याख्या जब ये होती है कि किसी ऐसे वर्ग को आप ये समझा दो कि तुम्हारी गलतियों को भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि तुम हमारे साथ हो, तो ये प्रक्रिया अपीजमेंट की प्रक्रिया कहलाती है। आसाम में जहां पर बांग्लादेशियों का अवैध रूप से घुसकर चले आना, जिस तरह का पोलराइजेशन था, और वहां पर एक दल आपके संरक्षक की भूमिका में बड़ा बनते हुए दिखता है, तो क्या ये ऊपर की पॉलिसी के अंदर तुष्टीकरण की नीति, जो अक्सर मतलब एक बड़ा विवाद रहा है राजनीति के अंदर, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हम इसको अदर वे राउंड देखते हैं। मुसलमान तुष्टीकरण सिर्फ कांग्रेस का या टीएमसी का नहीं है, उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता उन लोगों ने बना ली है कि बीजेपी को हराना है। तो ये जो बात है, इससे उनके ऑप्शन अपने आप कम हो जाते हैं। जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, तो आपने अपने हाथ पांव पहले ही काट लिया। आपको फिर आप ये जज करते हैं चुनाव के समय कि कौन हरा सकता है। जो अब 3 लोग लड़ रहे हैं, मान लीजिए 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आपको ये नहीं चुनना है कि ये सबसे बेटर कैंडिडेट है कि हम इसको देंगे। आपको ये चुनना है कि बीजेपी को कौन हराएगा, तो हम मान लीजिए कि ये बीजेपी को हरा देंगे, कैंडिडेट अच्छे हैं या नहीं है, इससे मैटर नहीं करता है। तो ये मुसलमान के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन उनके पॉलिटिक्स की, उनके वोट की, और आजकल लगातार रिप्रेजेंटेशन कम होते जाने का जो कारण है वो यही है। और जो जिन लोगों पर, जिन जातियों पर, जिन पार्टियों पर आरोप लगता है कि तुष्टीकरण करते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेशन लगातार कम करते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में 54 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, और इस बार उन्होंने 47 उतारे, 7 और कम कर दिए। तो आप कायदे से तो जो 27%, 30% आबादी है, तो आपको तो 100 लड़ाना चाहिए मुसलमान रिप्रेजेंटेशन अगर आप देना चाहते हैं। तो आप 54 दिया, 47 कर दिया, इसके बावजूद सब मुसलमान उनको वोट देगा, क्योंकि ये है कि वो बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी को हराएंगी। तो असम में भी यही हुआ कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी हराएगी, तो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। एक तो ये कारण है। हर जगह उन लोगों ने ऑप्शन चुन लिए हैं, और ये बहुत लंबा डिस्कशन का विषय है अंकित जी। हम लोग 1992 में बाबरी मस्जिद टूटने के बाद मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ, और वो एक थ्रेशोल्ड
ईयर है, उसके बाद से आप देखिए मुसलमान को जहां जो ऑप्शन मिला उसने कांग्रेस को छोड़ा, जहां पहला ऑप्शन मिला आरजेडी चुनना हो, सपा चुनना हो। इसी क्रम में तो मुसलमान के वोट चाहने वाली पार्टियां भी बहुत सारी बनी ना तो हाँ। भाई ये और तो उसका नुकसान मुसलमान को होता है क्या, दिखता नहीं है। और उसके अलावा जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है उसको भी नुकसान है। हाँ। अभी रुचिर शर्मा का आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस स्पेस में पॉलिटिक्स करती है, रुचिर शर्मा बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है, रॉकफेलर इंटरनेशनल के वो चेयरमैन है, कि जिस स्पेस में बीजेपी पॉलिटिक्स करती है उसमें वो अकेली प्लेयर है, और उसकी विरोधी पार्टियां जिस स्पेस में पॉलिटिक्स करती हैं उसमें कई प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, तो इसका नुकसान होता है उस पॉलिटिक्स को। तो हम ये दूसरा पक्ष उसका, असम का जो दूसरा, एक तो ये हो गया कि मुसलमान 92 के बाद से आप देखिए ना भाई, दिल्ली तक में आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में मिली तो मुसलमान छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को, उसके साथ चला गया। तो जहां ऑप्शन मिलता है वो चला जाता है। तृणमूल मिला, तृणमूल के साथ चले गए, चंद्रशेखर राव मिले, उनके साथ चले गए, जो मिला उसके साथ चले गए। वो लंबा पिछले लोकसभा चुनाव में, माफी चाह रहा हूं बीच में टोक रहा हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ पर वार किया था आपके नजरिए से, क्योंकि जब ये बात की गई थी अगड़ा बनाम पिछड़ा, 10% बनाम 90%, क्या कांग्रेस उस स्ट्रेटेजी में, जहां पे रुचि शर्मा जी का बयान, क्योंकि कल हमने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था इसे, तो ये वाला जो पॉइंट है कि जहां बीजेपी जिस स्पेस में खेलती है उस स्पेस के अंदर कांग्रेस ने सेंधमारी का पिछली बार प्रयास सार्थक किया था? नहीं, वो प्रयास हुआ लेकिन उस रूप में नहीं हुआ। उस कांग्रेस ने और दूसरी जो अपोजिशन की पार्टीज थी उन लोगों ने उसमें बीजेपी एक जो बड़ा व्यापक हिंदुत्व का अम्ब्रेला बनाती थी, हिंदुत्व, उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी कि एक पैन हिंदू कोलिशन जो बीजेपी का है, पैन हिंदू जो रीच है, उसको कैसे ब्रेक करें। तो पैन हिंदू उसके गठबंधन को ब्रेक करने के लिए इनको था कि उसमें कास्ट का एंगल ले आओ, हम आरक्षण बढ़ाएंगे, हम इस जाति को भी आरक्षण देंगे, हम 50% की सीमा तोड़ेंगे, हम जाति गणना कराएंगे। ये उसको ब्रीच करना था। पैन हिंदू जो बीजेपी का एक कोलिशन है उसको ब्रेक करना था। काफी हद तक उसमें कामयाबी मिली और इसके आर्किटेक्ट नीतीश कुमार थे। उसको भी अगड़ा पिछड़े को भी 2 पिछड़ों में बांटना। जब नीतीश कुमार आए थे, अब इसकी बात चली तो बता दें कि जब आए थे, जब वो छोड़ के गए, जब उनको राहुल गांधी ने नेता बनाने में बड़ी मतलब एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स में, तो 15 के चुनाव में, बिहार के चुनाव, जब वो चले गए थे तो राहुल गांधी बड़ा नाराज थे कि भाई नीतीश कुमार ने कैसे ऐसे किया हम लोगों के साथ, तो बात नहीं करना चाह रहे थे। 2023 के जनवरी फरवरी में जब अप्रोच किया नीतीश कुमार ने कि भाई हम छोड़ना चाहते हैं, हम मतलब वहाँ से बीजेपी से अलग हो करके हो गए थे, लेकिन हम अब एक ऐसा चाह रहे हैं कि अलायंस बनाए जो है नेशनल अलायंस हो। जो उस समय तक चंद्रशेखर राव भी कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही थी फेडरल फ्रंट बनाने की, अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे थे, कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। नीतीश कुमार का टाइम हुआ, 10 राजाजी मार्ग में जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, वहां मीटिंग हुई, एकदम डिसइंटरेस्टेड थे, कोई इंटरेस्ट नहीं था राहुल गांधी का, वो अलग सोफे पर बैठे हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, सुनते हैं नीतीश जी का क्या आइडिया। नीतीश जी ने कहा, उन्होंने सारा आइडिया रखा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, हम सब लोग एक साथ आएंगे। और जो प्रशांत किशोर कहते रहे हमेशा कि 60% से ज्यादा लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, आपको उस वोट को साथ ले आना है, तो ये हम करेंगे। और इसका ये चीजें करेंगे जिसमें ब्लूप्रिंट होगा कि हम आरक्षण बढ़ाने की बात कहेंगे, हम जाति गणना की बात करेंगे। बिहार में जाति गणना वो करा चुके थे, तो उस समय तो राहुल गांधी ने लगा कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस बात की उन्होंने गांठ बांधी। मार्च की बात है ये 2023 की, और अप्रैल में जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए राहुल गांधी, तो ये लाइन पकड़ी कि हम जाति गणना कराएंगे, हम 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे, हम ये आरक्षण देंगे, हम ये आरक्षण देंगे, आरक्षण के भीतर भी आरक्षण देंगे जो सबसे कमजोर वंचित वर्ग है। ये सारा एजेंडा, सारा नैरेटिव नीतीश कुमार का था। उसके बाद इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ। उसकी पहली कांग्रेस के, मैं बीच में एक एड पॉइंट कर रहा हूँ, कांग्रेस के कुछ पुराने जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी जी की जो ये राजनीति है जिसमें दलित को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वो हाईलाइट इन दिनों जो करने लगे हैं, उसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एनी टाइम इस बात को कांग्रेस में पिंच करते हैं कि आप पहले ब्राह्मणवादी पार्टी रहे हैं, जिसके चलते आप खत्म हुए, अब आप दलित की राजनीति पर आइए तो शायद आप मतलब वापस से मुख्य धारा में आए। वो दलित और पिछड़े की राजनीति करनी थी, क्योंकि हम जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। हम कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था तो हम उसमें उस प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देख रहे थे। तो पहली पसंद तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे नहीं, पहली पसंद तो अशोक गहलोत थे। हाँ, अशोक गहलोत, शशि थरूर धड़ा, और शशि थरूर तो आके अपने चुनाव लड़े थे, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट थे वो अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत को कहा गया कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए और आकर के केंद्र में 2022 की बात है, ये आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। तो पिछड़ी जाति से आते हैं। उस समय तक ये पिच अभी तक उतना हाई उस पर नहीं पहुंचा था राहुल गांधी का। हम चूंकि 23 के फरवरी मार्च में उनको ज्ञान मिला नीतीश कुमार से, तो अशोक गहलोत पहली पसंद थे। उन्होंने मना किया तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को पिचिंग किया गया कि भाई इनको रखिए, ये जीतेंगे। तो जब कर्नाटक में जीत का स्वाद मिला, तब फिर हुआ कि तब इसने इस गति पकड़ी इस प्रक्रिया ने, और इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ। नाम पढ़ने के पहले पहली मीटिंग बिहार में हुई, एक अणे मार्ग पर
मुख्यमंत्री आवास में। हमको जहां तक तारीख याद है 18 जून 2023 वो मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद एक रूपरेखा बनी जो बाद में जाकर के इंडिया ब्लॉक नाम पड़ा, और उसके बाद कैसे ममता बनर्जी की वजह से नीतीश कुमार छोड़ के गए, वो सब लंबी कहानी है जो पॉलिटिक्स की कहानियां होती हैं। तो वो पकड़ा पिच उसमें नीतीश कुमार ने पिच किया था इनको, और ये जो अब ये पैन हिंदू को जो अपना कोलिशन है बीजेपी का, उसको ब्रेक करने के लिए कास्ट का एंगल राहुल गांधी ने घुसाया और कांग्रेस और बाकी अखिलेश यादव ने घुसाया, ये सब लोग करके चल रहे हैं। ये तो खैर छपक की तरह बात आ गई थी। हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो असम का हुआ, असम का जो तो ये जो मुस्लिम लीग बनने की बात हो रही है, ये इस पर ये वो क्या सर्कमस्टेंशियल है, क्योंकि जो वहाँ परिसीमन का काम हुआ और जो जेरीमेंडरिंग हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, वो हुआ कि ज्योग्राफिकली डेमोग्राफिकली उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से कार्व किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मनोज जी के शब्दों में कहें तो डेड वोटर बढ़ा दो, इनको यहाँ जीतने दो 1 लाख वोट से, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। धुबरी सीट पिछली बार रकीबुल हसन चुनाव जीते हैं 10 लाख वोट से, एक एमएमपी जीता 10 लाख वोट से। आप 10 लाख से जीतिए या 1000 से जीतिए, आप तो एक ही एमपी होंगे ना। तो वो जो हुआ, अब वो उसी इलाके में, फिर उस इलाके में हमेशा कांग्रेस जीतेगी, उस इलाके में बीजेपी को जो हराने वाली पार्टी होगी वो जीतेगी, तो कांग्रेस को वहीं जीती। बाकी सब जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ 5% 10% मुस्लिम वोट है, वहाँ बीजेपी का जो हिंदू कोलिशन है वो काम कर जाता है, बीजेपी जीत जाएगी और वहाँ कांग्रेस जीतेगी। और उसके परिसीमन के बाद इतना जरूर मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब असम में लंबे समय कहिए या कभी भी कमजोर नहीं दिखेगी। यही तो डर है, हम पिछली बार जो चर्चा कर रहे थे, परिसीमन पूरे देश में अगर हो गया तो फिर नहीं, ये बंगाल में भी होना चाहिए और होगा। अब जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और मिदनापुर, ये सब एरिया है, चाहे ग्रेटर कलकत्ता का कुछ एरिया ले लीजिए, जहाँ पे 40% 50% मुसलमान हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है इस बार तो वोट परसेंटेज भी कम हुआ है क्योंकि हिंदू वोट का काफी हुआ है, तो लेकिन वहाँ जीत नहीं सकती थी। लेकिन एक ये भी उदाहरण आ रहा है कि 47 में से 23 बीजेपी उस जीत गई जहां पे 30% सुपर मुसलमान है। तो यानी ये भी दर्शाता है कि 30% पे इस बार 70% हावी होते हुए दिख रहा है, जो पहले नहीं होता था। पहले 70% पे 30% हावी रहता था। भय की राजनीति, बहुत भय की राजनीति, वो विभाजन जो होता था वोटों का, जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन था पार्टियों के हिसाब से, वो भी काम करता था। और वो एक बेस वोट पर कुछ थोड़ा बहुत जोड़ लीजिए तो चुनाव जीत जाइए, ये चलता है नैरेटिव, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हम लोग सिस्टम बात कर ही रहे थे। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स का, जिस पर अलग से आप और बात हम लोग कभी कर सकते हैं, कि जो डोमिनेंट कास्ट है जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये सरकार बनवाते हैं, बीजेपी ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उस नैरेटिव को तोड़ा है, उस धारणा को तोड़ा है। सबसे पहले उसने मुस्लिम को इररेलेवेंट बनाया कि तुम्हारे बगैर सरकार बनेगी। उसके पहले क्या होता था कि यही सरकार बनवाएंगे, ये जिसकी तरफ जाएंगे उसकी तो सबसे पहले ये कहा कि तुम्हारे बिना सरकार बनेगी। और असल में इसीलिए एक शब्द चला था ना, वोट बैंक। ये तो बैंक है भाई, इसको तो साइड में हटो, इसको जोड़ के प्लस ऐड करो। और वही था बीजेपी के लिए कि जनरल कास्ट जोड़ के प्लस में वोट ऐड करो। तो इसमें जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति कही जाती, तो बीजेपी ने कहा कि हम इस नैरेटिव को खत्म कर देंगे, तुम्हारे बगैर सरकार बनेगी। तो 80-20 और 70-30 कहा कि भाई तुम नहीं बनवा सकते हो, हम तुम्हारे बगैर सरकार बना लेंगे, तुम्हारे बावजूद सरकार बना लेंगे, ये किया। उसके बाद स्टेट वाइज देखिए कि हर कास्ट का डोमिनेंस कैसे खत्म हुआ। बीजेपी ने, मैं खुद इसमें अभी अपनी टीम से भी चर्चा कर रहा था और मैं एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंच रहा था कि अब शायद बीजेपी ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि जहां जो जात प्रोमिनेंट है उसका नेता नहीं देना है। तो उससे वही तो हम कह रहे थे, यही चीज किया उन्होंने। अब देखिए जैसे पीडीए का, जाट नहीं, मराठा नहीं, आदिवासी नहीं, जो प्रोमिनेंट कास्ट है और जो कहता है कि हम ही सरकार बनवाते हैं, उसके बगैर सरकार बनानी है। जो हरियाणा का एक बहुत बड़ा एग्जांपल रहा ना, जहां जाट पूरी राजनीति एकजुट होकर कर रहे थे, वहां जाट बनाम 36 कौम वाली जो राजनीति होकर के पीडीए लेकर अखिलेश यादव आए। अब पीडीए लाने के बाद अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी जो दुखती है कि ओबीसी में 2 यादव और कुर्मी कोयरी, ये 2 हर स्टेट में जाएंगे तो ओबीसी से 2 बड़े माने जातियां हैं जो चुनाव को प्रभावित करती हैं। और अखिलेश जी के लिए दुखती दर्द क्या है कि यदि पीडीए में यादव रहेगा तो कुर्मी कोयरी वहां साथ नहीं बैठेगा, चूंकि ये दोनों अपने माने ओबीसी में सबसे दबंग माने जाते हैं। एक वही जैसे जाट और यादव एक साथ होना, एक डंडे के बल पे मजबूत होना चाहता है और दूसरा वो इतना बड़ा खेतीहर है, इतना बड़ा किसान है कि वो चाहता है कि यादव से चढ़े।
अब यादव उस जमीन पे कब्जा लेकर जाना चाह रहे हैं जिस जमीन पे ये कुर्मी कोयरी माने खेती करते हैं। तो यहां एक विरोधाभास आ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दोनों जातियों के अंदर में नहीं पैठ बना पा रही है। यादव वोट भारत में कहीं भी उसके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा। इन दिनों मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, इन दिनों सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट और कैटेगरी ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, और इसके एग्जीक्यूशन के बारे में आप अपडेट अगर आपके पास हो तो बताइएगा कि ओबीसी में भी सब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी और SC ST में भी सब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी, यानी पिछड़ा में एक अति पिछड़ा वर्ग को अलग रिकॉग्निशन देना अगर कास्ट सेंसस होती है तो क्या है, मतलब इसका अपडेट आप लोगों के पास क्या है? अभी दलित में, SC में, अनुसूचित जातियों में हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। और जो ऑफिशियली हम लोगों को सबसे पहली जानकारी आई वो तेलंगाना के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो वहाँ माली और मडिगा होते हैं जो जातियां हैं कि उसको हम अलग अलग करेंगे। मडिगा को हम उसके भीतर, चूंकि वो बहुत ज़्यादा ऑपरेस्ड है और उसको लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसको हम देंगे लाभ। एक तो वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ इसकी शुरुआत भी हो गई है। हरियाणा में भी यहाँ की सरकार ने सब क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया है कि जो दलित में भी ज़्यादा दलित है उसको हम आरक्षण में अतिरिक्त आरक्षण देंगे। इसको बिहार में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले पिछड़ा में अति पिछड़ा का प्रयोग शुरू किया था और अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की थी। उस आरक्षण व्यवस्था को नीतीश कुमार ने भी लागू करना चाहा, लेकिन वो लागू हुआ नहीं क्योंकि ओबीसी में वो अभी नहीं लागू हो सका है। दलित में, अनुसूचित जाति में ये हरियाणा और तेलंगाना 2 स्टेट है जिसने अनाउंस कर दिया है। हमको लगता है कर्नाटक ने भी अनाउंस कर दिया है। कर्नाटक सबसे रिसेंट स्टेट है जिसने सब क्लासिफिकेशन शुरू किया है। और दूसरा, आप अपने स्टूडेंट्स को तो बता चुके होंगे पहले, चूंकि आप तो विद्वान आदमी हैं भाई, रोहिणी आयोग का गठन हुआ था। तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है कि 947 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। एक नौकरी नहीं मिली, जो 3700 जो जातियां, तो उनको लाभ देना है। ये एक ऐसा मतलब बर्रे का छत्ता है जिसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता, कोई पार्टी हाथ नहीं डालना चाह रही। जैसे ये आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि अनुसूचित जाति के भीतर सब क्लासिफिकेशन करिए, और उसके बाद देखिए कितना आंदोलन हुआ। बिहार में चुनाव होने थे, उसके ठीक पहले ये बात आई थी और एकदम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, क्योंकि बिहार में जो दलित आरक्षण है, SC का आरक्षण है, उसके ज्यादातर लाभार्थी पासवान है, क्योंकि वो सोशली और इकोनॉमिकली पहले से इंपावर्ड हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और जो मुसहर जिस जाति से आते हैं, जीतन राम मांझी, उनको सबसे कम आरक्षण का लाभ मिला, तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। आप पंजाब में देखिए कितना आंदोलन इस बात को लेकर के हुआ, वाल्मीकि समाज के लोग किस तरह से सड़क पर उतरे। तो ये एक ऐसा बर्रे का छत्ता है जिसमें कोई पार्टी हाथ नहीं डालना चाह रही। कोई तो हाथ डालेगी, क्योंकि चर्चा शुरू कहां से हुई कि जहां बीजेपी का बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है, जहां 70% बीजेपी सोचता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट करो और खेल जाओ। तो जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए बहुत सारा लोग एक साथ इकट्ठा हो गया है, तो बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी जो है वो आरक्षण के नाम पर की जाती है। जब वो की जाती है तो उसका बाईपास है कि सब क्लासिफिकेशन करा दो, क्योंकि अगर जाति के हिसाब से जाट बट गए, यादव बट गए, कुर्मी बट गए, तो जो बच गए इनके चलते या इनके प्रभाव क्षेत्र में जिन्हें असर नहीं मिला 900 से अधिक जातियों के बारे में, तो बोले उन्हें कंसोलिडेट करो, उनके साथ में गेम खेला जा सकता है। खैर, ये सारी चर्चाएं जब आप सुन रहे होते हैं तो मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि यही काम तो अंग्रेज भी करते थे, इसी को तो डिवाइड एंड रूल कहा जाता था। तो अब हम किस तरह की अंग्रेज व्यवस्था में है या नई व्यवस्था में? परेशान मत होइए, मैं इसका जवाब साथ में जोड़ ही दे रहा हूं विशेषज्ञों के साथ बैठ के। अंग्रेजों के काल में फैसला लेने वाले वो होते थे, आप पर थोपे जाते थे। अब आप फैसला खुद लेते हैं, जैसे आज पश्चिम बंगाल ने खुद का फैसला खुद लिया है। ये राजनीति जब लोकतांत्रिक तरीके से होती है तो आपके सामने विकल्प सब प्रस्तुत तो कर दिए जाते हैं, आप अपना भविष्य खुद चुनते हैं। इसी तरह की परिचर्चाएं अगर आप और चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारियां कुछ वैल्यू एडिशन करेंगी। सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। हमारे विशेषज्ञ साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद अंकित जी।